हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तब हम लोग का क्लास चल रहा है क्या, किसका? एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? सैंधव सभ्यता का फर्स्ट क्लास हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सैंधव सभ्यता के बारे में कहाँ गर्तावास मिला है, कहाँ क्या कहते हैं गोदीबारा मिला है, कहाँ बंदरगाह मिला है, कहाँ सीलखेरी का मोहरे मिले हैं, इस सब के बारे में हमने देखा था और स्थलों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी। लेकिन आज जो हम क्लास करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कैसे सिंधु सभ्यता में किस तरह से भारत मतलब जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, जैसे उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, कहाँ सबको जो मनुष्य मरते थे उनके शव को किस तरह से दफनाया जाता था या जलाया जाता था या गाड़ा जाता था और उनका सर पाँव किधर रहता था, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले क्लास में देखा था और आज का क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले उत्तर भारत में इसकी कोई जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जब मनुष्यों को दफनाया गया था तो वो कहाँ पूरब की ओर सर रहता था और पश्चिम की ओर क्या रखता था? पैर रख के दफनाया जाता था। ठीक है, पूरब की ओर सर और पश्चिम की ओर पैर रहता था। उसके बाद पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम भारत में तो उसमें पूर्ण समाधान मिलता था और साथ ही क्या क्या किया जाता था? उत्तर की ओर सर रखता था और दक्षिण की ओर जब पश्चिमी तट के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ क्या रहता है? उत्तर की ओर सर रहता है और दक्षिण की ओर इसका पाँव रहता है। और पूर्वी तट में देखते हैं तो आंशिक समाधान रहता है, मतलब थोड़ा सा ही दफनाया जाता है। इसका साक्ष्य हमें मिला है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे आते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जब काल चल रहा था तो उसी तरह वर्ल्ड में विश्व स्तर पे तीन और क्या कहते थे सभ्यता की सभ्यता चल रही थी, जिसमें एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक मिस्र की सभ्यता और साथ ही हमारे पड़ोसी देश चीन की सभ्यता चल रही थी। तीनों सभ्यता साथ ही चल रही थी। तो उसमें मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर थी और चीन की सभ्यता किस नदी पर थी और हम लोग सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर, ये सब हम लोगों ने देखा था। जैसे मिस्र की सभ्यता जानते हैं, मिस्र की सभ्यता मिस्र नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र कहा जाता है। और दजला फरात दो नदियां हैं जो क्या कहते हैं मेसोपोटामिया या ईरान की सभ्यता, इसे भी कहा जाता है। और चीन की सभ्यता जो होती है हांगो और यांगसी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ते हैं तो कहा जाता है जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन सिंधु सभ्यता को माना जाता है। साथ ही इस दोनों सभ्यता को क्या माना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। और कांस्य युगीन सभ्यता की तीसरी राजधानी जो मानी जाती है, किसको मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता को मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को कही जाती है। व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरिया सभ्यता जो है, सुमेरियन सभ्यता जो था उसकी क्या कहते हैं उपनिवेश कहा है। जिसे देखते हैं कोई भी देश होता है उसकी एक छोटी सी राजधानी होता है, उसी तरह ये सुमेरियन सभ्यता की क्या थी? उपनिवेश की कार्य करती थी। ये हो गया। उसके बाद एक इतिहासकार हैं पिगट, उन्होंने क्या कहा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा? जुर्वी राजधानी कही है, विस्तृत साम्राज्य की जुर्वी राजधानी कही है। साथ ही कि आप कहीं पढ़िएगा तो रफीक मुगल ने इसे कालीबंगा को तीसरी राजधानी कही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तत्कालीन विश्व की एक आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा जाता है? तत्कालीन विश्व की एक आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा जाता है? बृहद स्नानागार को कहा जाता है। क्योंकि देखिए अभी के समय भी जो सामूहिक स्नानागार की साक्ष्य अभी भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो स्नानागार थी किसी पर्व त्यौहार, जैसे अभी हम लोग त्यौहार मनाते हैं छठ पूजा, तो क्या कहते हैं नदी के तट पे जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। तो उसी तरह से किसी पर्व के समय में क्या कहा जाता था? स्नानागार खोला जाता था और वहाँ लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। ठीक है, ये हो गया। ये कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सेकेंड नोट्स आते हैं, ये लोथल के बारे में कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो भारत में जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं तो उस समय क्या था? प्रायद्वीपीय भारत था। ठीक है, भारतीय महाद्वीप था जिसमें नेपाल भी आता था, चीन भी, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, सभी को साथ लेकर हम लोग चलते थे, बांग्लादेश। लेकिन जब हम अभी 1950 के बाद आधुनिक युग के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? आधुनिक भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल जो है भारत में स्थित है वो राखीगढ़ी है। कहीं कहीं आपको धौलावीरा भी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? धौलावीरा में जानते हैं धौलावीरा कहाँ? गुजरात के तट पर है। और गुजरात के तट पर रहने के कारण यहाँ हुआ क्या? जो बार बार यहाँ क्या होती थी
बर्फ हटाने के कारण इनके बहुत सारे स्थलें क्या हुए, डूब गई, और जिसके कारण क्या हुआ, इनके स्थल डूबने के कारण राखीगढ़ी अब क्या होता है, नंबर 1 स्थान पे आता है। और सिंधु सभ्यता का इसे बोलेगा सबसे बड़ी स्थल तो मोहनजोदड़ो होती है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद बालाकोट, चंद्रदुर्ग, उसके बाद आती है राखीगढ़ी, उसके बाद धौलावीरा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता के समय में खाद्यान्न के बारे में देखेंगे। उस समय के मनुष्य क्या मिठाई के रूप में किसका यूज़ करते थे, उसके बाद किस भगवान की उपासना करते थे, उसके बाद वृक्ष को पूजते थे, या क्या उनकी सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसी थी, और भोजन पशुपालन किस तरह से करते थे, उस पर हम ध्यान देते हैं। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता में हम क्या बोलते हैं, ये नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता है। अब हम लोग नगरीय सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें हम ये 2 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। नगरीय सभ्यता में हम पशुपालन तो नहीं करेंगे, ठीक है, और कृषि नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार वाणिज्य करेंगे। जब व्यापार करेंगे तो कृषि नहीं करेंगे तो भोजन कैसे आएगा, इस पर हम लोग ध्यान रख देंगे। क्योंकि इस समय नगरीय सभ्यता का मतलब है कृषि और व्यापार, कृषि और पशुपालन हम क्या करते थे, मतलब इसका कह सकते हैं उच्चतम किस्म का कृषि और व्यापार हम लोग पहले से करते थे, और उसी के साथ हम लोग चलते थे जीवन में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इस समय के मनुष्य का खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ। इस समय के मनुष्य क्या करते थे? सिंधु सभ्यता के मनुष्य भोजन के रूप में किसे ग्रहण करते थे? गेहूं और जौ के। मिठास के रूप में वो शहद का यूज़ करते थे। मिठास के रूप में किसका यूज़ करते थे? शहद का यूज़ करते थे। और ये जो थे मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। मतलब कहने का मतलब हुआ जो मातृ देवी मतलब अपनी माँ को क्या करते थे? पूजा के रूप करते थे। बोल सकते हैं जैसे हम लोग अभी सरस्वती, माता सरस्वती को स्टूडेंट लोग माता सरस्वती की पूजा करती है या करते हैं, या घर में आपको क्या कहते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, या सरस्वती माँ लक्ष्मी काली की पूजा होती थी। इसलिए क्या उस समय क्या करता था? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और पशुपति नाथ शिव की पूजा भी उस समय की जाती थी। पशुपति नाथ की मूर्ति हमें मिली है जिसकी शिव की पूजा भी की जाती है। मूर्ति एवं वृक्ष पूजा उस समय होती थी। मूर्ति एवं वृक्ष पूजा उस समय होती थी। लेकिन सबसे अच्छी दुखद बात है कि अभी तक हमें पूजा की साक्ष्य मिली है, लेकिन मंदिरों का अवशेष अभी तक हमें नहीं मिला है। मंदिरों का अवशेष हमें नहीं मिला है। उसके बाद शवों को गाड़ने और जलाने दोनों का परंपरा उस समय चलता था। शवों को गाड़ने और दफनाने दोनों का परंपरा उस समय चलता था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हुआ क्या, उस समय सोना, चांदी, तांबे और कांसे की जानकारी मिलती है, लेकिन लौह की जानकारी हमें नहीं मिलती है। लौह की जानकारी हमें कब मिलती है? उत्तर वैदिक काल में हमें लौह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और हीरा के बारे में भी नहीं पता चलता है। सोना, चांदी, तांबे और कांसे की जानकारी हमें मिलती है, लोहे के बारे में नहीं पता चलता है। सिक्के का प्रचलन नहीं था। अब कहिएगा सिक्के का प्रचलन क्यों नहीं था? सिक्के का प्रचलन इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय जो मनुष्य थे वस्तु विनिमय करते थे। मतलब आपको क्या कहते हैं, जानवर चाहिए, मतलब भोजन के रूप में जैसे मांस चाहिए, तो मांस के बदले उसका जो उचित मूल्य होता था उसके अनाज रखना पड़ता था, अनाज देना पड़ता था। उसके बाद ठीक है, कपड़ा चाहिए, कपड़ा के लिए जो उचित उसका मूल्य के बराबर कोई वस्तु आपको उसको देना पड़ता। जो वस्तु उससे ज़रूरत थी वो वस्तु आप देते तो वो आपको क्या करता, उसका वस्तु विनिमय होता। उसका सर्वाधिक मोहरे सेल खरे में पत्थरों से बने हुए मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। उस समय की जो हम लोग पढ़ते हैं जो लिपियाँ थी, क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपियाँ जो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, और ये किस तरह से रहता है? सर्पिला रहता है। ये लिपियाँ कैसी रहती है? सर्पिला लिपियाँ रहती है। ठीक है, उसके बाद सड़क, हम लोग सड़क देखते हैं, इसका क्या बोलते हैं? ग्रेड पद्धति बोलते हैं या सड़क नियोजन बोलते हैं। जो सड़क इसका जो था 90 डिग्री पे कटा हुआ रहता था, और सड़क मुख्य रूप से 10 क्या होता है मीटर के से कम का रहता था। और ये सड़क जो होता था पूरब से पश्चिम की ओर रहता था, और इसका शहर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार कहाँ रहता था? पूरब की ओर रहता था। इस ओर पूरब की ओर इसका मुख्य द्वार रहता था। ठीक है, ये हम देखते हैं। सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटने को क्या कहता है? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। ये भी हो जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। ठीक है, नाम दिया गया है। ठीक है, संदर्भ मृतभांड का रंग मुक्ता। अब पूछता है संदर्भ सभ्यता में मृतभांड का रंग मुक्ता किस किस कलर से होता था? तो लाल या गुलाबी कलर का होता था। मृतभांड लाल गुलाबी का होता था, और काले रंग का इसमें क्या किया जाता? नक्काशी किया जाता था। उत्खनन से बाघ चिता का अवशेष मिला है, लेकिन शेर का नहीं मिला है। याद रखना, संदर्भ सभ्यता के उत्खनन से किस किस जानवर का मिला है? बाघ और शेर का मिला है, चीता का बाघ और चीता का मिला है, और शेर का नहीं मिला है। ठीक है,
कुछ अवशेष और भी हैं जिसमें गाय, घोड़ा, हाथी का भी मिला है। ठीक, ये हम लोग देखेंगे कहाँ से कौन कौन सी अवशेष मिले हैं। और उसके बाद अब आते हैं खाद्यान्न। हम इससे पहले पढ़े थे किस स्थल से क्या क्या मतलब मतलब गोदीबारा कहाँ से मिला है, मोहरे कहाँ से मिली, प्राचीर कहाँ से मिली, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन उसी तरह हम लोग क्या किए हैं, एक साथ चावल का साक्ष्य ले लिए हैं, गेहूं का साक्ष्य ले लिए, जौ का साक्ष्य कहाँ कहाँ से क्या मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, हड़प्पा से भी मिला है, कालीबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, कुनाल से मिला है और रंगपुर से मिला है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा स्थल क्या है, कहाँ की है, गुजरात की है। उसके बाद गेहूं का साक्ष्य रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली है। जौ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। जौ कहाँ से मिली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिली है। बाजरे का जो है सुरकोड्डा, रोजदी और हड़प्पा से मिली है। और लहसुन का ये भी हो जाता है, हरियाणा के एक स्थल है वालू, वहाँ से किसका मिला है, लहसुन का मिला है। ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ें पीपीटी में दी गई है जिसको आपको क्या करना, याद रखना। याद देखिए, हिंदू सभ्यता से जितना हम दे रहे हैं, प्राचीन भारत में हम जितना आपको बता रहे हैं उतना ही पूछा जाता है, उसी से आपको पूछा जाएगा, उसी से घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत और एंशिएंट से उतनी क्वेश्चन पूछी नहीं जाती है, जो भी पूछी जाती है उसको हम क्या करते हैं, पीपीटी के रूप में आपको बताना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको क्लास में बताने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, क्लास देखना है। ठीक है, सेंधव क्षेत्रों से कपास और मेहंदी, कपास, मेहंदी और अंगूर की प्राप्ति भी हुई है। पूछता है सेंधव क्षेत्र में किस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई, उसमें आपको ऑप्शन देगा कपास, मेहंदी, ठीक है, अंगूर की भी दे, उसमें आपको और कुछ नाम दे दिया तो आपको क्या करना, छांटना पड़ेगा। उसके बाद कुछ पुस्तकें हैं, कुछ विज्ञान अथी उस समय के इतिहासकार हैं जिनकी पुस्तकें हैं, जैसे जॉन मार्शल। ये वीवीआई हो जाते हैं क्योंकि 1921 में इन्हें क्या बनाया गया था, भारतीय पुरातत्व विज्ञान पुरातत्व स्थल के जनक के रूप में निर्देशक बनाया गया। और इन्हीं ने ही सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का क्या मतलब ऑर्डर दिया, और इन्हीं के निर्देशन पे इन दोनों स्थलों का खुदाई। और 1924 ईस्वी में इन्होंने ही क्या है मतलब सभी जनताओं के बीच लाया कि 2 स्थल मिली है जो प्राचीन भारत में एक नगरीय नगरीय स्थल है। ठीक है, उसके बाद इस पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडिस सिविलाइजेशन। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडिस सिविलाइजेशन। उसके बाद आते हैं अर्नोल्ड मैके, इनकी पुस्तक जो है अर्ली इंडिस सिविलाइजेशन इनकी है। उसके बाद आते हैं पिगट की जो पुस्तक है प्री हिस्टोरी इंडिया इनकी पुस्तक है। उसके बाद आते हैं चाइल्ड का जो है मैन मेक्स हिमसेल्फ किसकी पुस्तक है, गार्डनर चाइल्ड का है। उसके बाद आते हैं कुछ ये विदेशी हो गए, अब आते हैं कुछ भारतीय हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। भगवान सिंह का जो है द वैदिक हड़प्पन, भगवान सिंह का क्या है, द वैदिक हड़प्पन किनकी पुस्तक है, भगवान सिंह की पुस्तक है। उसके बाद आते हैं वज्रवासी लाल, इनकी जो है द सरस्वती फ्लोज ऑन, क्या पुस्तक के नाम, द सरस्वती फ्लोज ऑन इनकी पुस्तक है। उसके बाद आमला चंद घोष का जो है की पुस्तक जो है द राजपुताना डेजर्ट किसकी पुस्तक है, आमला चंद घोष की है। उसके बाद आता है द सरस्वती फ्लोज ऑन किसकी पुस्तक है, बनवाली वज्रवासी लाल का आता है, वज्रवासी लाल की पुस्तक है। उसके बाद आता है वी सुब्बाराव द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, वी सुब्बाराव की है। और के फदैया इनकी द फ्री हिस्ट्री ऑफ द साउथ एशिया किनकी पुस्तक है, क्या ये पुस्तक इनकी है, के फदैया का है। उसके बाद आगे देखते हैं इसकी कुछ स्थलें हैं जिनको हम क्रमबद्ध देखेंगे। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, जितने भी चीज़ दी गई है उसको क्या करना है, याद करते रहना है और याद रखना है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थलें हैं, किस स्थल से क्या मिली, कौन सी स्थल किसके द्वारा उत्खनन की गई थी और कब की गई थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है हड़प्पा। किसके बारे में देखते हैं, हड़प्पा की खोज आप लोग जानते हैं दयानंद साहनी द्वारा, कब 1921 में। इस समय निर्देशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल। उसके बाद ये जो है पाकिस्तान की अभी वर्तमान में हम देखेंगे शाहीवाल जिले
में अवस्थित है। कहाँ? साहिवाल जिले में। उस समय के कौन थे? मेंटगोमरी जिले में था। उस वक्त किस नदी के है? रावी नदी के। किस रावी नदी के बाएं तट पर। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से सबसे पहले उर्वरा देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है, ये पौधा होगा, ठीक है, गेहूं जौ दाने के, और ईट जो यहाँ से मिला है वृत्ताकार ईट की साक्ष्य मिली है। किस तरह से ईट की साक्ष्य मिली? वृत्ताकार मिली है। और समाधि R70 मिली है, 37 समाधि R77 का मतलब क्या हुआ? ये जो स्थल थी प्राचीर से बाहर क्या जाता, पश्चिमी ओर में जो स्थल होती थी उसे क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग? R37 के नाम से। और पीतल का बना हुआ इक्का गाड़ी मिला है, बैलगाड़ी हम जिसको कहते हैं, उस तरह से खिलौने के रूप में किसका? पीतल का बना हुआ इक्का गाड़ी मिला है। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। कहाँ आते हैं? मोहनजोदड़ो। इनके जो उत्खनन करता थे राखालदास बनर्जी थे। इनका कब किया गया था? 1922 में, 1 साल बाद। उसको इनका भी निर्देशक हम बताए थे ना, 2 गो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय कौन थे? जॉन मार्शल थे, ठीक है। और ये जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में, ठीक है, लड़काना जिला, सिंध प्रांत और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। यहाँ से क्या क्या मिला? यहाँ का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले यहाँ जो मिला बृहत स्नानागार, ठीक है, विशाल अन्नागार। क्या मिला? विशाल अन्नागार। और कांच की नृत्यका की प्रतिमा, और पुजारी की जो प्रतिमा मिली है उसको हम क्या नाम से जानते हैं? पशुपति शिव भी कहा जाता है। योगी की प्रतिमा मिली है, मुद्राएं मिली है, और यहाँ से सर्वाधिक मुद्राएं मिली है। सिंधु सभ्यता से लगभग 2000 के लमसम मुद्राएं मिली है, जिसमें से 500 मुद्राएं सिर्फ यहीं से मिली है, ठीक है। और मुद्राएं भी मिली है तो किस तरह आकार की मिली है? चौखुट, आयताकार आकार की मुद्राएं ज़्यादातर यहाँ से मिली है। ऐसे भी मुद्राएं आयताकार थी, गोलाकार थी, बेलनाकार भी मुद्राएं यहाँ से मिली है। और बेलनाकार मुद्राएं जो मिली है, ये मुद्राएं कहाँ चलती थी? ये मुद्राएं आपको मेसोपोटामिया में चलती थी, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और इस पर मोहर मारी रहती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुद्राओं पर क्या अंकित था? पशुपति नाथ की शिव की प्रतिमा थी। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, ये VVI हो जाता है। सूती कपड़े का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से हो जाता है। और कुबर वाले बैल का साक्ष्य मिला है मोहरों पे। इसका कुबर वाले बैल का जो हमको मिला है वो कहाँ मिला है? मोहरों पे इसकी आकृति मिली है, ठीक है। ये स्थल क्या होता है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? सबसे पहले बृहद स्नानागार, ठीक है, बृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार जो मिला है यहाँ से, वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना की बात करती हैं तब हो जाता है बंदरगाह, जो लोथल की बंदरगाह है वो सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है, ठीक है। अन्नागार जो मिला है वो पश्चिमी की ओर रहता था, और छः कमरों का रहता था, ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे रहता था। ये अन्नागार हो गया, पश्चिमी तट पर रहता है। और साथ ही सिंधु सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं वो पश्चिम की ओर दो प्राचीर द्वारा पश्चिम की ओर, ये आपको हो गया सेठ लोगों के लिए या बड़े लोगों के लिए बनाया जाता था, और छोटे और आम जनताओं के लिए पूर्व की ओर इसकी क्या थी? प्राचीर रहती थी। ये 2 तरह के प्राचीर इसमें रहते थे, मतलब कह सकते हैं घेराबंदी पत्थरों के द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं चनहुदरो जो है ये सिंधु नदी के तट के दाएं तट पर होता है, ठीक है। और इसके बाद इसके जो क्या कहते हैं खोज करता है वो कौन थे? NC मंजुमदार हैं। और यहाँ जो मिला है मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका आपको हर जगह मिलता है, लेकिन कारखाना कहाँ मिला था? चंदुद्रो में मिला है। यहाँ लिपस्टिक का भी मिला है। लिपस्टिक जो महिलाएं लगाती हैं आजकल देखते होइएगा, क्या कहते हैं, सब शॉर्ट वीडियो बनाती है तो इसमें लिपस्टिक भर के लगाती है, उसका भी साक्ष्य यहीं से मिला है, ठीक है। और यहाँ जो मिला है बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का पद चिन्ह मिला है। जो बिल्ली को देखते हुए घर में रहते हुए ग्रामीण क्षेत्र में, तो बिल्ली के पीछा कुत्ता करता है, उसका पद चिन्ह का भी छाप मिला है। और अलंकृत ईंट मिला है जिसपे हाथी का छाप है, और खिलौने आदि का मिला है, अंकुलित हाथी, खिलौने आदि के। और वक्राकार ईंट मिली है। हम लोग क्या करते हैं, आयताकार ईंट देखे हैं, ठीक है। यहाँ क्या मिला है? वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आते हैं सुतकांडी डोर। ये आपको पता है ये सिंधु सभ्यता की पश्चिमी स्थल है, और ठीक है इसके जो उत्खनन करता है कौन है? RL स्टालिन।
कौन है? RL स्टालिन। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और किस नदी के तट पर है? ये दासक नदी के तट पर है। और यहाँ से एक चीज़ मिली है, और ये इसलिए भिवियाई हो जाती है। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? आपको सुतकांडी डोर से मिली है, याद रखना है। उसके बाद आते हैं बालाकोट। ये बालाकोट जॉर्ज डेल द्वारा खोजी गई है और पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? विंदर नदी के किनारे है। यहाँ से सीप उद्योग, सीप मतलब समझते हैं मोती जो हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वो सीप अभी भी सीप का उद्योग होने लगा है। ऐसे समुद्र में पहले मोती मिलती थी, लेकिन अभी क्या कहता है, सीप का उद्योग भी ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी होने लगा है, ठीक है, उसका भी मिला है। और सीप से बनी चूड़ियाँ भी यहीं प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बालाकोट से। सीप उद्योग का साक्ष्य मिला है, और क्या बोले, सीप से बनी चूड़ियाँ का भी साक्ष्य मिला है। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद आते हैं लोथल। लोथल जब आते हैं तो ये भारतीय स्थल हो जाती है और भिवियाई हो जाती है। कहा जाता है इसकी जो उत्खननकर्ता थे रवि जी थे। कौन थे? रवि थे। और गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये अवस्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में अवस्थित है। और किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और गोदीबारा जो बंदरगाह भी जो है भगवा नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे है, ठीक है। जहाज़ों के गोदी या डॉकयार्ड यहाँ मिला है, ये तो हम बता ही दिए थे। यहाँ युगल क्या कहते हैं, युग्म समाधान मिला है। क्या मिला? युगल समाधान मिला है, साथ ही समाधियाँ मिली है, ठीक है। और फारस की मुद्रा हम आपको बताए थे ना, अभी तुरंत ही बताए थे कि बेलनाकार मुद्रा मिली है। बेलनाकार मुद्रा कहाँ की थी? फारस या क्या बोलते हैं हम, मेसोपोटामिया की मुद्रा मिली है, वही फारस की मुद्रा ही मिली है। धान और बाजरे के साक्ष्य मिला है। और हाथी के दांत के पैमाने मिले हैं। पैमाने मतलब समझते हैं, नाप तौल में हम लोग जो बटखरे यूज़ करते थे वो हो गया, और उसके बाद उसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। और पक्के रंग में रंगाई पात्र मिले हैं। कहा जाता है, देखिए हम लोग दो तरह के रंग होते हैं, एक पक्के रंग, एक कच्चे रंग। हाँ, कच्चे रंग, पक्के रंग मतलब जैसे हम लोग घर को करते हैं, चूना करते हैं, वो कच्चे रंग हो गए। और वही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ क्या कहते हैं, प्लास्टिक पेंट करते हैं, वो पक्का रंग हो गया। जो उसको एक बार कर देने से हमको क्या करना है, 5 साल 7 साल 10 साल तक सोचना नहीं है, उसको क्या करना है, धोते रहना है, ठीक है। और चूना क्या हर 1 साल में आपको करना पड़ेगा। वही पक्के रंग का क्या मिला? पात्र मिला है, ठीक है। घोड़ा की क्या मिली? लघु टेराकोटा मिली है, ठीक है। टेराकोटा किसे कहा जाता है? टेराकोटा किसे कहा जाता है? जब हम मिट्टी के कुछ मतलब किसी आकृति को या घड़े को क्या कहते हैं, उसको पका देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। और टेराकोटा आपको पता होगा, आधुनिक समय में आपको GI टैग मिला है। यूपी के टेराकोटा को GI टैग मिला है, वो हम लोग देखे होंगे, ठीक है। अब धौलावीरा आते हैं। इसमें क्या था? धौलावीरा हम आप क्या पता है, हर एक स्थल जो होता था 2 प्राचीर बना रहता था, लेकिन धौलावीरा में क्या था? 3 स्तर पे रहता था। एक बड़े लोगों के लिए, एक व्यापारी लोगों के लिए, और एक क्या है, देखिए धौलावीरा का कैसे था हम दिखा देते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। और उसके बाद था ये, ठीक है। 3 तरह के प्राचीर से घिरा होता, एक बड़े और एक क्या होता जनता के लिए, और सबको एक साथ घेर दिया गया था। ये 3 भागों में मध्य था। इसके जो खुद थी उत्खननकर्ता थे वो कौन थे? RS बिष्ट थे। और कच्छ के रण में, गुजरात जब हम देखते हैं तो कच्छ का रण मशहूर है, वहाँ इसके क्या मिली है, कच्छ के रण में है, तो आप जानते हैं समुद्र के तट पर है। इसमें जो मिला है उन्नत जल निकासी का प्रबंधन का साक्ष्य मिला। और इसके गेट पर आपको पता है, धौलावीरा के गेट पर 10 अक्षरों में क्या मिला था आपको? धौलावीरा में स्वागत है, क्या पट्टिका लिखी हुई मिली थी, ठीक है। और इसके बाद जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं आगे आते हैं रंगपुर आ जाते हैं। ये सौराष्ट्र गुजरात में ही पड़ता है। और यहाँ जो मिला है धान के भूसे का साक्ष्य मिला है। यहाँ क्या मिला है? धान के भूसे का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद आते हैं सुतकोटा आते हैं। ये जो है JP जोशी के द्वारा खोजा गया। ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। यहाँ से जो मिला है कलश मिला है, 4 कलश मिला है, ठीक है। कब्रिस्तान से कलश समाधान मिला है, जो मतलब अभी भी हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं के माता पिता घर के कोई भी सदस्य हिंदू धर्म में मरते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जलाते हैं। जला के उसके बाद क्या करते हैं, उसको खपड़ी में या कलश में भर के बांध के उसको क्या करते हैं, गंगा नदी या जो भी पास में नदी हो उसमें क्या करते हैं, उसको बहाते हैं। वो इसका साक्ष्य मिला। लेकिन ये क्या कहते थे, गाड़ देते थे, ठीक। और हड्डियों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से क्या मिला है? हड्डियों की साक्ष्य मिला है। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य मिला, याद रखना सुतकोटा में। और राखी गढ़ी आते, आपको पता है राखी गढ़ी से हम लोग क्या बोले,
भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखी गढ़ी है। इनकी जो खोज करता है सूरज भान जी है, ठीक है। और हरियाणा हिसार में, हरियाणा के हिसार जिले में इसका इस स्थल का अभी अवस्थित है। और ठीक है, यह स्थल कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है और घग्गर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर आते हैं। उसके बाद आते हैं वनवाली। वनवाली जब आते हैं तो आपको कालीबंगा और वनवाली साथ में पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन देखिए वनवाली ये इसके बीच खोज करता है कौन है? विष्ट जी हैं और हरियाणा के फतेहाबाद में। कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद में और रंगोई नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? रंगोई नदी पे के तट पर। वनवाली जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या मिला? मिट्टी का हल मिला। क्या मिला? मिट्टी का हल मिला। और इसको इसलिए साथ में बोले हैं, जो आपको जुते हुए खेत का साग जो मिलता है कहाँ मिलता है? कालीबंगा में। और हल का साग कहाँ मिलता है? वनवाली में मिलता है, ठीक है। और दोनों, ठीक है, मिट्टी के हल मिला है। नगरों को सड़क द्वारा कहता स्टार शिफ्ट द्वारा विभाजन किया जाता था, ठीक है। इस जरूरी नहीं है। लाजबंद, यहाँ से लाजबंद की मनका मिली है। लाजबंद की मनका मिली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से दो एक चीज़ बहुत भिवियाया जाता है, मिट्टी का हल मिला है और लाजबंद की मनकाएँ मिली है। बाकी इसमें नगरों का जो सड़क है वो सब के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे। हाँ, नगरों के सड़क के बारे में लोथल में हम जब देखते हैं, ठीक है, तो सब देखिए था क्या, ये जो सड़क है सिंधु सभ्यता में और ये घर है मान लीजिए, तो सब जो होता था, ये जो सड़क यहाँ से छोटी सड़कें जाती थी और इस तरफ या इस तरफ इसकी जो थी क्या होता है? घर का मुंह खुलता था। लेकिन जब हम लोथल देखते हैं उसका जो होता है सड़क की ओर उसका फेस रहता है, घर का फेस रहता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब आते हैं भगवानपुरा। इसके भी खोज की थे जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, हरियाणा कुरुक्षेत्र में इसकी पड़ती है और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सफ़ेद और काले रंग तथा आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ मिली है। आपको पता है कालीबंगा का नाम ही होता है कालीबंगा मतलब होता है काली रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ जो क्या मिले हैं? सफ़ेद काले और आसमानी रंग की चूड़ियाँ मिली है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और तांबे की चूड़ियाँ भी मिली है। मतलब भगवान पूरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर टाइप की चूड़ियाँ मिली है, ठीक। उसके बाद आते हैं आलमगीरपुर। ये यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया स्थल है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश मेरठ में ये है। और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। आपको पता होगा सिंधु सभ्यता की ये कौन सी स्थल है? पूर्वी स्थल है। कौन सी स्थल है? पूर्वी स्थल है, ठीक है। कुछ बर्तनों पर त्रिभुजाकार मोड़ या गिलहरी आदि का क्या मिला? चित्रण मिला है। यहाँ क्या मिला है? बर्तनों पर त्रिभुजा का मोड़ और गिलहरियों का चित्र मिला है। उसके बाद आते हैं हुलसा। हुलसा जो है इसके हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, ठीक, याद रखना है। उसके बाद आते हैं, एक मिनट, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब आते हैं हम कालीबंगा, ठीक। कालीबंगा जो होता है इसकी कालीबंगा का उत्खनन कई बार किया गया है। सिंधु सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम मोहनजोदड़ो पढ़े, मोहनजोदड़ो जब हम पढ़े तो उसका जब उत्खनन किया गया तो उसका 7 बार विनाश हुआ था बाढ़ के कारण, और फिर क्या हुआ? 7 बार उसको निर्माण किया गया था। आप कह सकते हैं सर 7 बार विनाश हुआ, आपको कैसे पता? या इतिहासकार को या पुरातत्वविद को कैसे पता चलता है? जब आप अभी सड़क देखते होइएगा, सड़क को आप जब क्या कहते हैं उसको तोड़िएगा ना, तो आपको देखिएगा समय समय पर क्या होता है, सड़क बना, उसके बाद फिर मिट्टी डाला जाता है, फिर पिचिंग किया, फिर सड़क नीचे रहता है। उसे खोदते जाइएगा या ज़मीन को ही देखिएगा, मिट्टी जो बना है, मिट्टी को जब परत बाय परत खोलिएगा ना, तो आपको लगेगा जो ये इतना साल पुराना है, इतना साल पुराना है, इतना साल पुराना है। ये सब आपको कार्बन C14 पद्धति द्वारा आपको पता चल जाएगा, देखिएगा तो, ठीक है। ऐसे भी नॉर्मली आप देखिएगा तो आपको मिट्टी हो गया, या नदी के तट पे जाइएगा तो मतलब इतना बड़ा मिट्टी उखाड़ के उसको देखिएगा तो आपको परत दर परत दिख जाएगा। या पेड़ पौधे में भी देखते होइएगा, जब उसका छाल उखाड़ते होइए तो छाल में थोड़ा पतला उसको आपको दिखते रहेगा कि 1 साल पुराना है, ये 2 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, उससे पता चलते जाता है। वो भी इसी तरह से मिला। जब कालीबंगा लोथल में आते हैं तब इसका जो मिला है साक्ष्य, वो 5 बार इसका क्या हुआ, बिखरने का और फिर पुनः निर्माण होने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो समय समय पर इसके उत्खनन करते गए, जैसे BP लाल द्वारा और BK थापर द्वारा
किया गया था। पहले बीबी लाल किए थे और उसके बाद बीके थापर किए थे। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में पड़ता है और किस नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे इसका अथी हुआ है, उत्खनन हुआ है। और कच्ची ईंटों का भवन यहाँ का मुख्य होता है, जो हर जगह जो है पक्की ईंटों का भवन था, लेकिन यही जो था कच्ची ईंटों का था, इसलिए इसे गरीब मतलब कहा जाता है। देखिए जैसे हम लोग अभी हैं, हम लोग देखते हैं कोई गरीब है, उसका घर देखते हुए गया तो मतलब पत्थर लगाया रहता है, पत्थर मतलब उसमें टाइल्स लगाया रहता है, उससे भी जो रही से मार्बल लगाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब जाइएगा तो क्या देखते हैं, फूस का भी घर रहता है, उससे थोड़ा रईस रहता है तो मिट्टी का घर रहता है। उसी तरह कच्ची मिट्टी का यह कहता था भवन रहता था। जबकि मोहनजोदड़ो में या और जगहों में क्या था, पक्की मिट्टी का रहता था, पक्की ईंटों का यहाँ घर रहता था। पक्की ईंटों का यहाँ जो प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किसमें किया गया था, नालियों में किया गया था। लेकिन जब हम धौलावीरा देखते हैं तो धौलावीरा में क्या किया गया था, ईंटों का प्रयोग नहीं करके लकड़ी का प्रयोग किया गया था। क्या नालियों में किसका प्रयोग किया गया था, लकड़ी का किया गया था, यहाँ पक्की ईंटों का किया गया था। ठीक है, कुओं और स्नानगार बनाने में किसका किया जाता था, पक्की ईंटों का किया जाता था। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, ये वीवीआई हो जाता है, इसको याद रखना है। जुते हुए से खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हमें कालीबंगा से मिला है। ठीक है, भूकंप का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ से सीलखड़ी या मिट्टी के मोहरे मिले, सीलखड़ी या मिट्टी के मोहरे मिले, मतलब सीलखड़ी मतलब होता है चट्टान होता है, चट्टान या मिट्टी के मोहरे कहाँ से मिली है, आपको कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काली चूरी। क्या होता है, काली चूरी होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दायमाबाद। दायमाबाद के बारे में आप लोग जानते होंगे। दायमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये प्रावरा नदी के तट पर अवस्थित है। और प्रावरा जो है किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ रथ चलाते हुए मनुष्य का साक्ष्य मिला है, रथ चलाते हुए मनुष्य का चित्रण मिला है। ठीक है, ये वीवीआई हो जाती है। मांडा आते हैं, मांडा आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ये हो गया दक्षिणी स्थल, ये हो गया उत्तरी स्थल। जेपी जोशी और मधुबाला के द्वारा ये खोजा गया था। पीछे भी क्या कहते हैं आपको मैप के द्वारा बताया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के नखलूर जिला में पड़ता है। ये चिनाब नदी के तट पर मिलता है। और यहाँ हड्डियों के नुकीले जो बान मिले हैं, यहाँ हड्डियों के नुकीले बान मिले हैं और चार्ट ब्लेड का मिला है। और ये कहाँ है, यूपी। ठीक है, और मांडी जो है, ये हम मांडा है ना और मांडी दो स्थलें हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन होता क्या है, मांडा की जगह पे आप मंडी पढ़ लीजिएगा। मांडी जो है यूपी में स्थल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। ठीक है, ये देखना। उसके बाद आते हैं रोपर। रोपर जो है यगदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया है। ये किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे पंजाब में अवस्थित है। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का भी साक्ष्य मिला, दफनाया गया है। यहाँ जो मिला है मनुष्य के साथ क्या किया गया है, उसके जानवरों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और सेलखड़ी के मोहरे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पीछे पढ़ चुके, अब हम कुछ चीज आपको बताते हैं। मोहनजोदड़ो से बट का जो मिला है, सबसे बड़ा भारी बट का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, अब हम जो आगे क्लास देखेंगे उसमें है जो है अब महाजनपद के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आते हैं मनोहर जनपद में, देखते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये जो आपको चार्टशीट दिया गया था, इसमें जितने भी चीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको क्या करना है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब जब महाजनपद हम देखेंगे तो महाजनपद के बारे में हम देखेंगे तो महाजनपद, जिस तरह हम सैंधव सभ्यता पर हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। उसी तरह महाजनपद को क्या कहा जाता है, दूसरी नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, महाजनपद जो काल था वो हम लोग को बताया जाता है, ये महात्मा बुद्ध के करते हैं जन्म के पहले था, क्योंकि के काल जो था ये महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले का काल था। और इसलिए हम इसको महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले का काल कहते हैं इसलिए क्योंकि त्रिपिटक में इसकी क्या की गई है, उल्लेख की गई है। और आपको पता है भगवती सूत्र में भी की गई है। त्रिपिटक में मतलब अंगुत्तर निकाय में इसकी क्या की गई है, जिक्र की गई है, और भगवती सूत्र में की गई है। अब हम देखते हैं कौन कौन से महाजनपद है, उसका क्षेत्र कहाँ है, और इससे जुड़ा हुआ कौन कौन सी अच्छी मतलब क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे काशी, पता है काशी कहाँ, यूपी में, और बनारस इसके क्या है, राजधानी है। काशी गंगा नदी की इस साइड और बनारस इस साइड। क्या है, काशी की राजधानी कहाँ है, उस समय बनारस थी, और बनारस के आसपास का क्षेत्र क्या पड़ता है, काशी महाजनपद का क्षेत्र है।
अब कौशल, कौशल की 2 राजधानी थी। कौशल जब हम देखेंगे मैप के द्वारा दिया गया है, कौशल एक उत्तरी कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। श्रावस्ती जहाँ महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, और निचली दक्षिणी कौशल की राजधानी जो क्या होती है, कुशावती होती है। क्या होता है, कुशावती होती है। और इसका जो क्षेत्र है, कौशल का जो क्षेत्र है, फैजाबाद और गोंड, ये ठीक है, फैजाबाद गोंडा यूपी का क्षेत्र जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंग की जो राजधानी है चंपा है। अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा। और ये जो है भाई बिहार का भागलपुर और मुंगेर बेगूसराय जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आता है इसमें। अब मगध, मगध जो आ जाता है, ये मगध सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ऐसे तो 4 थे, लेकिन बाद में सबसे शक्तिशाली कौन हो गया, मगध हो गया। मगध जहाँ से हम अभी क्लास ले रहे हैं, पटलिपुत्रा और गया क्षेत्र जो होता है मगध में आता है। और गिरिब्रज राजगिरी इसकी राजधानी है, गिरिब्रज या राजगिरी इसकी राजधानी थी। वस्क जो होती है राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। वस्क की राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। और कौशाम्बी का क्षेत्र को क्या पड़ता है, इलाहाबाद के आसपास। कौशाम्बी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद के आसपास। लेकिन अभी अब हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको, प्रयागराज। क्या पढ़ते हैं, प्रयागराज, क्योंकि कुंभ का समय है। ठीक है, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र को किसकी राजधानी थी, वस्क की राजधानी थी। वज्जी जो होता है वैशाली या मिथिला। वज्जी की राजधानी कहाँ, वैशाली या मिथिला। इसका जो क्षेत्र है वैशाली, मुजफ्फरपुर या दरभंगा। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार का क्षेत्र जो है इसका होता है, क्या होता है, क्षेत्र है। अब आते हैं मल। मल की जो राजधानी है, 2 राजधानी है, एक पावा एक कुशीनगर। मल की राजधानी क्या है, एक पावा एक कुशीनगर है। ठीक, देवरिया गोरखपुर यूपी इसका क्षेत्र कहाँ है, देवरिया यूपी गोरखपुर इसकी आधुनिक क्षेत्र है। उसके बाद है चेदी। चेदी छोटी नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्तिमती, या कहीं हम लोग पढ़िएगा सुक्तिमती, कहीं शक्तिमती और कहीं सुक्तिमती पढ़िएगा। ठीक है, ये बुंदेलखंड यूपी का क्षेत्र अभी है। ठीक है, अब इसमें पूछता क्या है, आप कहिएगा पूछता क्या है, तो आपको पूछ देगा चंपा किसकी राजधानी है, तो अंग की राजधानी। पूछ दिया कौशाम्बी किसकी राजधानी, वस्त्र की राजधानी। या पूछ देगा चेदी की राजधानी क्या है, तो आपको क्या बताना है, शक्तिमती बताना है। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं, काशी, बनारस का आसपास के क्षेत्र। कौशल, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, निचली दक्षिणी कौशल की कुशावती, ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, फैजाबाद गोंडा यूपी। उसके बाद अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा, भागलपुर मुंगेर बेगूसराय का क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद मगध, गिरिब्रज राजगिरी इसका क्षेत्र पड़ता है पटना बोधगया। ठीक है, पटना बोधगया जहानाबाद ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। ठीक, बिहार मगध गिरिब्रज राजगिरी ये जो पड़ता है। ठीक है, मगध गिरिब्रज राजगिरी ये पटना गया क्षेत्र जो पड़ता है ये होता है। उसको बस कौशाम्बी प्रयागराज क्षेत्र में होता है, प्रयागराज के आसपास क्षेत्र। वज्जी का जो होता है वैशाली मिथिला, ये वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा का क्षेत्र होता है। ठीक है, मल का जो है कुशीनगर या पावा, मल का राजधानी है कुशीनगर या पावा, ये देवरिया गोरखपुर क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड, शक्तिमती बुंदेलखंड, चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड यूपी का क्षेत्र पड़ता है। अब आते हैं हम लोग अस्मक। अस्मक जान लीजिए, ये दक्षिण भारत की एकमात्र स्थल है, दक्षिण भारत की एकमात्र स्थल है जिसकी राजधानी कहाँ है, पोतन या पोतली। इसकी राजधानी कहाँ, पोतन या पोतली, ये गोदावरी नदी के तट पे दक्षिण भारत में पड़ती है। उसके बाद मस्त जो होता है विराटनगर या विराटनगर या वैराट। ठीक है, ये जयपुर अलवर, ये राजस्थान का एक क्षेत्र है, जयपुर अलवर भरतपुर इसका जो क्षेत्र अभी आधुनिक जो काल में कहाँ है, जयपुर अलवर भरतपुर। ठीक है, और सुरसेन मथुरा आप जानते हैं यूपी, मथुरा का क्षेत्र, गंधार तक्षशिला इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच उनके क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये अभी कहाँ पड़ता है, पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में। ये क्या है, विदेश में अभी स्थल पड़ता है, पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद आते हैं कम्बोज, हाटक या राजपुरा, इसका राजधानी कहाँ है, हाटक या राजपुरा। ठीक है, ये आप जाइएगा जब भारत की राजधानी दिल्ली जाइएगा, या दिल्ली से जो लोग देख रहे होंगे जाते होंगे, तब राजौरी या हजरा क्या रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, उसका क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अवंती की 2 राजधानी है, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी का माहिष्मती है। ये क्षेत्र जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश का एक स्थल है और राजस्थान का एक स्थल। ठीक है, और दक्षिण भारत का एक स्थल, पंजाब का एक स्थल। ठीक है, अब आते हैं पंचाल का भी 2 स्थल है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी पंचाल का जो राजधानी है ऐच्छित्र है, और दक्षिणी का क्या है, काम्पेल। दक्षिणी की कहाँ है, काम्पेल है। ठीक है, बरेली और फरुखाबाद क्षेत्र जो है उसका यूपी में वो है। उसके बाद आते हैं कुरु इंद्रप्रस्थ, जो अभी आधुनिक दिल्ली है, वो कुरु इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं, जैसे बिहार से कितने स्थल हैं, तो 3 स्थल हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। ठीक,
ये परीक्षा परिदृश्य जो आप लोग के लिए रहता है, किसी भी हर क्लास में हम परीक्षा परिदृश्य देते हैं। ये आपके लिए क्या हो जाता है, एग्जाम के लिए VVI हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कुछ ध्यान रखना है तो इसको आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। जब हम महाजनपद पढ़ते हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना है 16 महाजनपदों में कितने जनपद थे जो राजतंत्रात्मक थे और कितने गणतंत्रात्मक थे। अब हम जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे या किसी टीचर से आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तब देखते होइएगा गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक मतलब होता है राजाओं का राज, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, पहले बाप दादाजी थे उसके संचालन करते थे उस राज को, फिर पिताजी आए, फिर आप आइएगा, फिर आपके बेटे आएंगे, ठीक है। लेकिन जब गणतंत्रात्मक आता है तब क्या होता है, एक मंडल होता है, जनताओं द्वारा चुनी जाती है, नहीं जैसे हम अभी प्रधानमंत्री निर्वाचित करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है तो मोदी जी हर वक्त प्रधानमंत्री रहेंगे, वो हम जिस राहुल गांधी को देंगे तो राहुल गांधी को रहेंगे, या केजरीवाल को देंगे केजरीवाल को रहेंगे, नीतीश कुमार को देंगे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, उस टाइप से होता है, ठीक है। ये गणतंत्रात्मक होती है। 2 गणतंत्रात्मक थे, एक बज्जी एक मल थे, ठीक है। 14 क्या थे, राजतंत्रात्मक थे। और इसका जो जिक्र है महाजनपद का, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। लेकिन है क्या, जो दोनों में जगहों के नाम में कुछ अंतर मिलती है, ठीक है। 16 महाजनपदों में 10 गंगा नदी के तट पर स्थित है और 6 जिसमें अस्मक, अवंती, कंधार, काबुल, चेदी और मत्स्य क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कौन, अब देखिए, ये दक्षिण भारत की है, ठीक, ये पाकिस्तान, ठीक है, और ये दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग गंगा नदी के किनारे नहीं अवस्थित है, ठीक है। अधिक शक्तिशाली जो 4 महाजनपदों के बारे में हम पीछे बताया था, उसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती। जब हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कौशल के साथ और अवंती के साथ क्या कर लिया था, अपना संबंध बना के मगध में मिला लिया था, ठीक है। सर्वप्रथम राइस डेविस ने 1903 ईस्वी में गणराज शब्द का क्या उल्लेख किया था, खोज किया था, गणराज कैसा होना चाहिए इसके बारे में सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में किन्होंने बोला था, राइस डेविस ने के द्वारा जिक्र किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, मानचित्र पर इसको देखते हैं, ठीक है। ये मानचित्र आप लोगों के लिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप लोग देखिएगा उसका क्षेत्र क्या है, ठीक है। मानचित्र पर भारत का नक्शा रख के अगर लिख लीजिएगा तो आपको क्या होगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 2 मानचित्र दी गई है, एक में आपको पूरी तरह उल्लेख की गई है, एक नॉर्मल दी गई है जो आप ब्लैंक मानचित्र लेके इसको लिखना है, ठीक है। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, ठीक है। पंचाल की 2 राजधानियां हैं, आपको पता है, कौशल, श्रावस्ती, इसकी भी 2 राजधानियां, मल, कुशीनगर, काशी, बनारस, ठीक है। वज्जी, वैशाली, अंक, चंपा, मगध, राजगिरी, वत्स, कौसंबी, चेदी, शक्तिमती, ठीक है। अश्मक, पोतली या पोतन दक्षिण भारत की एक मात्रा स्थल, ठीक है। अवंती, माहेश्मती, इसका भी 2 है, ठीक है। मत्स्य, विराटनगर, शूरसेन, मथुरा, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक, ठीक है। अब ये लास्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें आप लोग को देखिएगा अच्छी तरह से दिया गया है, ठीक है। और कुछ मेन पॉइंटें लिखी गई है जो आप लोगों को क्या करना है, देखना है। आज का क्लास इतना ही रहेगा। देखने के लिए थैंक यू, ठीक। क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। साथ ही आपका मैथ क्लास और क्या कहता है करेंट का क्लास भी चल रहा है, ठीक है। उसका सबका टाइमिंग है, ठीक। 3 से 4 आपका मैथ का क्लास चल रहा है और 4 से 5 आपका डेली करंट अफेयर का क्लास चल रहा है, जिसको आप लोग क्या कीजिए, देखा कीजिए। मैथ आप लोगों को NTPC या ग्रुप डी या BSSC में आपको मैथ और रीजनिंग का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, और करंट आपके डेली लाइफ के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है। और हम लोग अब कोशिश करेंगे जल्द से जल्द क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, प्राचीन भारत को खत्म करके अच्छे से आप लोग को जिस तरह समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह बढ़ते हुए, ठीक है। आप लोग क्या करना है, कमेंट करना है, जहां भी आपको त्रुटि लगे उसके लिए क्या करना है, हमें मैसेज करना है, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक